नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। जब किसी एंटरप्राइज द्वारा एक वर्कर को नियुक्त किया जाता है और नियमित रूप से मजदूरी दी जाती है तो उस वर्कर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑप्शन सी कैजुअल वेज लेबरर्स, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। अब इसे समझते हैं। जब किसी एंटरप्राइज द्वारा वर्कर को नियुक्त कर नियमित मजदूरी दी जाती है उसे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कहा जाता है। ये भारत की वर्कफोर्स के लगभग 18% हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय आय का कौन सा मापदंड करंट मार्क प्राइसेस पर जीडीपी को मापता है मूल्य परिवर्तनों के लिए एडजस्टमेंट किए बिना? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रियल जीडीपी, ऑप्शन बी नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन सी नेट जीडीपी, ऑप्शन डी पोटेंशियल जीडीपी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नॉमिनल जीडीपी। अब इसे समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी को करंट मार्क प्राइसेस पर मापा जाता है बिना मूल्य परिवर्तनों के लिए एडजस्टमेंट किए। इसके विपरीत रियल जीडीपी को बेस ईयर प्राइसेस पर मापा जाता है जिससे इन्फ्लेशन का प्रभाव हट जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ ने किस रिवीजन में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को मुख्य मापदंड के रूप में जीवीए एट बेसिक प्राइसेस से बदल दिया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जनवरी 2010, ऑप्शन बी जनवरी 2018, ऑप्शन सी जनवरी 2015, ऑप्शन डी जनवरी 2012। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जनवरी 2015। अब इसे समझते हैं। जनवरी 2015 के रिवीजन में सीएसओ ने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीवीए एट बेसिक प्राइसेस से बदल दिया। जीडीपी एट मार्क प्राइसेस अब सबसे प्रमुख हेडलाइन मापदंड है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता है हर अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अनंत हो जाता है, ऑप्शन डी घटता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी घटता है। अब इसे समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता है हर अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है अन्य वस्तुओं का कंजम्पशन स्थिर मानते हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। कौन सा रेगुलेशन फर्मों को अधिक कुशल बनने से रोकने के लिए आलोचना का शिकार हुआ जिसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना अधिक समय लाइसेंस पाने में बिताते थे, प्रोडक्ट्स सुधारने में नहीं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी परमिट लाइसेंस राज, ऑप्शन सी हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन,
ऑप्शन डी ट्रेड लिबरलाइजेशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परमिट लाइसेंस राज। अब इसे समझते हैं। आर्थिक व्यवस्था का वह नियमन जिसे परमिट लाइसेंस राज कहा गया, कुछ फर्मों को अधिक कुशल बनने से रोकता था। इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना अधिक समय लाइसेंस पाने में बिताते थे, प्रोडक्ट्स सुधारने में नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। पाठ के अनुसार भारत के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार की इकोनॉमी बनने के लिए सभी प्रमुख तत्व मौजूद हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नॉलेज बेस्ड, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन सी कृषि प्रधान अग्रेरियन, ऑप्शन डी मिक्स्ड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नॉलेज बेस्ड। अब इसे समझते हैं। एंटरप्रेनर्स, अधिकारी और राजनेता इस बात के विचार रखते हैं कि भारत आईटी के माध्यम से एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि इसके पास स्किल्ड वर्कर्स का क्रिटिकल मास, कार्यशील डेमोक्रेसी और विविध साइंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। ग्रामीण रायपुर की स्टोरी ऑफ रामू में उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू, जो सरपंच के मवेशियों की देखभाल करने वाला पाली है, कितने वर्ष का है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10। अब इसे समझते हैं। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू, जो 10 वर्ष का है, गांव के सरपंच सतपाल सिंह के मवेशियों की देखभाल के लिए पाली का काम करता है, जो ग्रामीण रोजगार के मौसमी और कैजुअल स्वरूप को दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। आउटसोर्सिंग और रोजगार पर दिए गए पाठ के अनुसार भारत में इमर्जिंग जॉब्स अधिकांशतः किस सेक्टर में पाए जाते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेवा सर्विस, ऑप्शन बी कृषि एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सेवा सर्विस। अब इसे समझते हैं। इमर्जिंग जॉब्स अधिकांशतः सर्विस सेक्टर में पाए जाते हैं। आउटसोर्सिंग अब आम प्रैक्टिस है। बड़ी फर्में कुछ स्पेशलिस्ट विभागों को बंद कर उन्हें छोटी स्पेशलिस्ट फर्मों को सौंप देती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से करेंसी नोट्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी SCBI, ऑप्शन डी नाबार्ड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसे समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से करेंसी नोट्स जारी करती है और औपचारिक बैंकिंग तंत्र की निगरानी करती है। नाबार्ड ग्रामीण क्रेडिट पर केंद्रित है और SCBI कैपिटल मार्क को नियंत्रित करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं।
परफेक्टली कंपेटिटिव प्राइस टेकिंग फर्म के लिए एक अतिरिक्त यूनिट बेचने से प्राप्त मार्जिनल रेवेन्यू MR निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन डी मार्केट प्राइस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी मार्केट प्राइस। अब इसे समझते हैं। प्राइस टेकिंग परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म के लिए मिस्टर AR मार्क प्राइस P। तर्क हर अतिरिक्त यूनिट उसी मार्क प्राइस पर बिकती है, इसलिए एक यूनिट की वृद्धि से फर्म की टोटल रेवेन्यू में वृद्धि मार्क प्राइस के बराबर होती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।